नमस्कार। MHD7 के अंतर्गत आज हम जानेंगे नासिक की ध्वनियों की समस्याएं। तो नासिक की ध्वनियों की जो समस्या हैं वो अलग तरह की हैं। जैसे हिंदी में दो प्रकार की नासिक की ध्वनियाँ हैं। अनाश्रित नासिक की ध्वनियाँ। अनाश्रित नासिक की ध्वनियों से तात्पर्य उन व्यंजन ध्वनियों से है जिनकी उच्चारणात्मक प्रगति अपने परिवेश की अन्य ध्वनियों से प्रभावित नहीं होती और प्राय भाषा में स्वतंत्र रूप से उच्चरित होती है। हिंदी में ना, मा तथा ड़ा पूर्णतः अनाश्रित नासिक के व्यंजन हैं जो परस्पर व्यतिरेक में आने के कारण स्वनिमिक स्तर के व्यंजन हैं। इनमें ना और मा तो शब्द के आदि, मध्य और अंत तीनों ही स्थानों पर प्रयुक्त हो सकते हैं। ये अनाश्रित ध्वनियाँ यानी ये ध्वनियाँ ऐसी ध्वनियाँ हैं जो शब्द के शुरू में आ सकती है, बीच में आ सकती है, लास्ट में आ सकती है और इसका अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व है। जबकि णा व्यंजन शब्द के आरंभ में कभी नहीं आ सकता। ये मतलब इसका मतलब ये हुआ कि णा जो है आश्रित ध्वनि है। ना जैसे ना का नल, काना, भोजन, माँ का मन, कमी, आम। इसमें देखिए मन में देखिए माँ पहले है, कमी में माँ सेकंड है और आम में भी माँ जो है मतलब लास्ट में है। कमी में और आम में लास्ट में है। अब देखो णा का देखिए, णा में प्रणाम है, पहले में णा स्टार्टिंग में आ ही नहीं सकता, लेकिन प्रणाम या प्राण इसमें लास्ट में है, प्रणाम में यानी मध्य में है। इसका मतलब जो ध्वनियाँ दूसरों पर आश्रित होती हैं वो उन ध्वनियों के अंदर णा ध्वनि आती है। णा व्यंजन के संबंध में एक बात और ध्यान देने की, ये केवल तत्सम शब्दों में ही आता है। तत्सम शब्दों में यानी तत्सम शब्द उन्हें वो कहे जाते हैं जो अपने आप आते हैं, यानी उनको बिना उसके मतलब कुछ उपसर्ग लगाइए, प्रत्यय लगाइए, मत लगाइए, उनको उस पर फर्क नहीं पड़ता। वो उनका अपना मुख्य जो है अस्तित्व है, वो हमेशा अपने अस्तित्व से पहचाने जाते हैं। आम बोलचाल के शब्दों में इसका उच्चारण ना के रूप में किया जाता है। प्राण जैसे उन्होंने कहा कि ये णा व्यंजन जो है यदि तत्सम शब्द के रूप में प्रयुक्त होगा तब णा होगा और यदि आम रूप में प्रयुक्त होगा तो वो ना बन जाएगा। जैसे प्राण शब्द था, तत्सम के रूप में आया यानी जैसा था वैसे ही रूप में आया तो प्राण कहा जाएगा। यदि बदलते हुए रूप में आएगा तो इसको प्राण कहेंगे। कण है ये तत्सम शब्द है तो एज इट इज़ आ गया। कण कहेंगे तो इसमें बदलाव आ गया। बाण शब्द है, तत्सम शब्द है तो एज इट इज़ आएगा और बाण कहेंगे तो इसमें इसका रूप बदल जाएगा। अरुण कहेंगे तो तत्सम शब्द होने की वजह से एज इट इज़ आएगा, अरुण कहेंगे तो इसको ये बदलाव के साथ नए उसके साथ आ सकता है। माँ और ना व्यंजनों के महाप्राण रूप। हिंदी ध्वनियों के विकास क्रम में आज हिंदी में माँ और ना ध्वनियाँ महाप्राण रूप में नह के में भी विकसित हो गई। यदि केवल माँ का इतना ही नहीं है कि माँ पूरा रहता है, माँ आधा होता है, माँ शब्द के शुरू में आया, माँ बीच में आया या माँ अंत में आया। माँ और ना सिर्फ ऐसे ही शब्द नहीं है, इसके अलावा भी इनका व्यक्तित्व ये कि ये इससे भी आगे बढ़ गए हैं। जैसे मैं और न में कन्वर्ट हो गए। जैसे मैं और न में जैसे कन्हाई कहते हैं तो कन्हाई में नह शब्द में ना का उपयोग किया। कुम्हार शब्द में कुम्हार शब्द मतलब ये मह शब्द से इसका उच्चारण है। इसको अनुस्वार में नहीं बदल सकते। माँ को ना कन्हाई के ना को जो है अनुस्वार में बदला जा सकता है, इसलिए मैं और नह के रूप में ये आ गए। कुछ स्थितियाँ व्यतिरेक युग में भी आ जाती हैं। जैसे व्यतिरेक युग में जैसे कुम्हार शब्द को भी कुम्हार, अब जैसे कुमार जो है एक युवा को भी कहा जाता है कुमार, और कुम्हार जो कहे एक बर्तन बनाने वाला व्यक्ति है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, उसको कहा जाता है। तो कुम्हार शब्द जो है वो अपने आप में अलग शब्द है और ये अपने आप मैं शब्द का जो यहाँ उच्चारण हुआ है वो स्वतंत्र रूप में हुआ है। कुम्हार शब्द से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसी तरीके से कान और कान, कान शब्द से कान शब्द का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कान जो है वो शरीर का एक अंग है और कान जो है वो एक कन्हैया का कृष्ण का नाम है। तो कान और कान दोनों अलग, कान की अपनी एक वैल्यू है क्योंकि कान
एक किसी नाम से जोड़ता है, कृष्ण से जोड़ता है कान। आश्रित नासिक की ध्वनियाँ आश्रित नासिक की ध्वनियों के अंतर्गत हिंदी में अनुस्वार तथा अनुनासिक ध्वनियाँ मिलती हैं। अनुस्वार जहाँ एक आश्रित व्यंजन है वहीं अनुनासिक स्वर है। अब देखो आश्रित ध्वनियों की बात करें। अब देखिए अभी तक हम अनाश्रित ध्वनि की विषय में जान रहे थे, नासिक के अनाश्रित ध्वनियाँ। अब हम आश्रित के बारे में जानेंगे। आश्रित ध्वनि कौन सी होती है? जो दूसरे पर आश्रित हो जाती है। जैसे वंश का वा यदि ना हो तो वंश शब्द बन ही नहीं सकता, ना का अपना कोई महत्व ही नहीं रहा, तो ये दूसरे पर निर्भर हो गई, आश्रित हो गई कि ना के लिए किसी व्यंजन या किसी स्वर का आना जरूरी है, किसी शब्द का, मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए तभी वो अपनी सत्ता को कायम रख सकता है, यदि नहीं तो माँ और ना, ये आश्रित ध्वनि। और अनुस्वार जहाँ एक आश्रित व्यंजन है वहाँ अनुनासिक है, क्योंकि इन दोनों का उच्चारण अपने परिवेश की ध्वनियों से प्रभावित होता है। ये स्वतंत्र रूप में अलग उच्चरित नहीं की जा सकती, इसलिए इनको आश्रित कहा जाता है। अनुस्वार अनुस्वार भी आश्रित नासिक के व्यंजन है जिनका उच्चारण अपने परिवेश की ध्वनियों में से निर्धारित होता है। आप ध्यान रखने की बात क्या थी? अनाश्रित में हमने क्या माना? ना, माँ और णा शब्द को, ना और माँ शब्द को माना, और णा को हमने भी जो है वो भी हमने आश्रित रूप में माना, मतलब अनाश्रित है लेकिन उसका एक अलग व्यक्तित्व उसके रूप में माना। लेकिन अनुस्वार ध्वनियाँ सारी की सारी आश्रित होती हैं। जैसे उन्होंने उसका उदाहरण दिया, जैसे अहम है, बयम है, सम है, ये स्वयं माँ लास्ट में आधा आया है, लेकिन माँ जो है अनुस्वार तब हुआ जबकि या था, मतलब या नहीं होता तो माँ अनुस्वार में नहीं बदल सकता था, माँ की कोई सत्ता ही नहीं है। जहाँ किसी भी शब्द की सत्ता समाप्त हो जाए वो सब आश्रित है। इसी तरीके से व्यंजन से पूर्व भी कभी कभी ये अनुस्वार आ जाता है। जैसे पंकज शब्द है, पंकज में भी का से पहले आ गया, का व्यंजन पहले भी है बाद में भी है, और ये दोनों के बीच में, लेकिन पा पर आश्रित है। पंकज, पंखा, गंगा, चंचल, पंछी, कंटक, अंडा, शांत, हिंदी, चंपा, अम्बा, गंगा, पंजाब, कंठी, गांधी, पंथ, खंबा, ये सब आश्रित ध्वनि है जो व्यंजन पर आश्रित है। यानी पंकज जो में पा पर आश्रित है, पंखा में भी पा पर आश्रित है, चंचल में चा पर आश्रित है, पंछी में पा पे आश्रित है, कंटक में का पे आश्रित है, अंडा में आ पे आश्रित है, शांत में शा पे आश्रित है, हिंदी में हा पे आश्रित है, ही पर आश्रित है, चंपा में चा पर आश्रित है, अम्बा में आ पर आश्रित है, गंगा में गा पर आश्रित है, पंजाब में पा पर आश्रित है, कंठी में का पर आश्रित है, गांधी में गा पर आश्रित है, पंथ में पा पर आश्रित है, और खंबा में खा पर आश्रित है। ये सारी आश्रित ध्वनियाँ हैं जो अनुस्वार के साथ आई हैं। अब इसमें एक और नियम भी बताएंगे। अनुस्वार जब शब्दांत में आता है तो द्वेष्ट नासिक करता तो माँ बन जाता है। अब उन्होंने कहा कि यदि अनुस्वार लास्ट में आए, शब्द के अंत में आए, तो द्वेष्ट नासिक के माँ बन जाता है, द्वेष्ट नासिक माँ बन जाता है। जैसे हमने कहा था स्वयं शब्द जो है वो ऊपर माँ बन जाता है, अनुस्वार बन जाता है। और इसी तरीके से व्यंजन पूर्व इसकी स्थिति अपनी परवर्ती व्यंजन के अनुरूप तुल्य स्थानीय हो जाती है। और साथ ही उन्होंने ये बताया कि यदि व्यंजन पूर्व में हो तो कई बार जो इसकी स्थिति है वो उसके तुल्य हो जाती है। जैसे देखिए यहाँ तो हमने ना शब्द का उच्चारण किया, ऐसे ही हमने माँ में माँ का उच्चारण किया। कहाँ है? देखिए माँ का उच्चारण यदि कहीं दूसरी जगह आएगा तो मैं आपको बताऊंगी, अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा है इसमें। तो मतलब कभी कभी माँ के रूप में ये अपनी स्वतंत्र सत्ता को समाप्त कर देता है, कभी जो है ना के रूप में अपनी स्वतंत्र सत्ता को समाप्त कर देता है। तो इस तरीके से ये कभी कभी ना और माँ आश्रित भी हो जाते हैं, और कभी कभी और बाकी जगह पे ये अनाश्रित रहते हैं। अनाश्रित रूप जो था वो कैसा था? जैसे काना, कमी, प्रणाम, भोजन, आम, प्राण,
नल, मन इस तरीके का था। तो आपने जाना आज ये अनुस्वार के रूप में। अब इसके एक और भी रूप है। तो इन्होंने कहा अंतरारूपिक रूपी में स्थिति जो है वो कैसे। अंतरारूपी में स्थिति किसी एक रूपी के अंतर्गत भी आ जाते हैं, जैसे पंख और अज से मिलकर पंकज हो गया। पंडित में पंडित भी जो रूपी में शब्द है। कंचन में भी जो है ये रूपी में। अंतर रूपी में की स्थिति जो है संतोष जो है ये भी, या फिर संकट, संचय, संबोधन, ये सब सारे जितने भी शब्द हैं ये अंतर रूपी में स्थिति है, जो कि कहीं कहीं नज़र आती है, हर जगह इनका अस्तित्व दिखाई नहीं देता। कल हम फिर इससे आगे की बात करेंगे, यानी हम इसी नासिक की ध्वनि के अगले रूप को देखेंगे। ये क्योंकि बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं इसको यहीं समाप्त करती हूँ। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।